माँ मिनर्वा एकेडमी के वीकली न्यूज विथ क्यूज में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, विमान लैंडिंग तकनीक में भारत की नई उड़ान। विमान लैंडिंग के मामले में भारत ने नई उड़ान भरी है। गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के सहयोग से विमान लैंडिंग की नई तकनीक का सफल परीक्षण किया। इंडिगो एयरलाइंस के विमान ने राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पर गगन आधारित लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस (LPV) तकनीक के माध्यम से विमान लैंड कराया। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत चौथा देश है जिसने यह तकनीक विकसित की है। बांग्लादेश से खबर है कि शेख हसीना ने भारत को चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संक्षिप्त दौरे पर आए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत को असम और त्रिपुरा के लिए अपने चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। जयशंकर ने शेख हसीना को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली आने का न्योता दिया। जयशंकर ने ट्वीट किया कि पीएम शेख हसीना को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। खबर राजस्थान से। राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में 3 मंदिरों, 100 से ज़्यादा मकानों व दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिन मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया उनमें एक शिव मंदिर करीब 300 साल पुराना है। करीब 100 दुकानों और मकानों को भी किया गया ध्वस्त। दिल से निकालने की कोशिश में शिवलिंग टूट गया। मूर्तियों की भी बेकदरी करते हुए कचरे में डाल दिया गया। भाजपा ने अफसरों व कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सरकार ने कहा पालिका ने दिया था निर्णय, दिए जांच के आदेश। म्यांमार से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के मामले में सू की को 5 साल की जेल। म्यांमार की अदालत ने बुधवार को देश की पूर्व नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया और 5 साल जेल की सज़ा सुनाई। सैन्य शासन वाले म्यांमार में सू की खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। यह पहला मामला है जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई है। उत्तराखंड से खबर आई है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके लिए कमेटी शीघ्र गठित होने वाली है। धामी बुधवार को रुद्रपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं एनसीईआरटी ने साफ कर दिया, स्कूलों का पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से ये स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। हालांकि अभी इसके तैयार होने में साल भर से ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले ही इसके स्वरूप को लेकर तरह तरह की शंकाएं उठना शुरू हो गई है। यह ठीक वैसा ही है जैसा नीति आने से पहले शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया जा रहा था। वहीं भारत की पहचान के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आज अगर वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र है तो कुछ हद तक इसका श्रेय भारत को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक समुदाय को उनकी शर्त मानकर खुश करने की कोशिश करने के बजाय भारत को अपनी पहचान में विश्वास के आधार पर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वहीं डिजिटल करेंसी के बारे में बड़ी खबर है। RBI चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी। आम बजट 2022-23 में घोषित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए RBI की तैयारी पूरी है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। संभवतः चालू वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में इसे लागू किया जाएगा। RBI की योजना पहले प्रायोगिक स्तर पर थोक ग्राहकों के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की है। उसके बाद खुदरा ग्राहकों के लिए इसे पेश किया जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी एक खबर सामने आई है। केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से दाखिला बंद। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इनमें लागू कोटा प्रथा को समाप्त कर दिया है। जो कोटे खत्म किए गए हैं उनमें सांसदों, शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित प्रवेश से जुड़े करीब दर्जन भर कोटे शामिल हैं। साथ ही केवी में इस कोटे से हर साल भरी जाने वाली करीब 40,000 सीटें भी मुक्त हो गई हैं। वहीं अंतिम खबर अब रायसीना डायलॉग से। यूक्रेन का असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले को दुनिया के भविष्य को परिभाषित करने वाली घटना के तौर पर चिन्हित करते हुए यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन ने भारत को भी आगाह किया है कि इस तरह की घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोहराई जा सकती है। राजधानी में रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करते हुए प्रेसिडेंट लेयन ने यूक्रेन रूस युद्ध के व्यापक असर और यूरोपीय संघ व भारत के रिश्तों के भविष्य पर बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर देश के
बहुत से रूस के हमले का जो असर होगा उससे न सिर्फ यूरोप का भविष्य परिभाषित होगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को भी तय करेगा। अब आज के क्विज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, भारत में टेलीविज़न पर रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 में 25 अप्रैल को पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन द्वारा मद्रास अब चेन्नई से संचालित किया गया था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। रंगीन प्रसारण के शुरू होने के बाद मनोरंजन की दुनिया बदल गई। दूसरा रोचक सवाल, सोलर बैटरी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 25 अप्रैल 1954 को अमेरिका में बेल लैब्स के विज्ञानियों ने सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी। इससे सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में कामयाबी मिली। यह आविष्कार सौर ऊर्जा और बिजली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक मानी गई। वहीं तीसरा सवाल, चांद की सतह को पहली बार किसने छुआ? 26 अप्रैल 1962 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान रेंजर 4 पहली बार चांद की सतह तक पहुंचने में सफल हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह की तस्वीरें लेना था। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया और वह चित्र नहीं भेज सका। यान ने केप कनवेरल से उड़ान भरी थी। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, पोलियो वैक्सीन का परीक्षण शुरू कब हुआ था? 26 अप्रैल 1954 को अमेरिका में साल्क पोलियो वैक्सीन का बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग 10 लाख बच्चों को यह वैक्सीन लगाई गई थी। साल्क पोलियो वैक्सीन को अमेरिकी चिकित्सक जोनास सॉल्क ने विकसित किया था। अब इस क्विज का आखिरी सवाल एक अनुसंधान के रूप में, पुरुषों और महिलाओं की तुलना में अस्थमा का खतरा ज़्यादा किसमें है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अस्थमा का खतरा ज़्यादा पाया गया है। एक अध्ययन का दावा है कि इस बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं में गंभीर अस्थमा अटैक और उनकी मौत का उच्च खतरा हो सकता है। ब्रिटेन की एक गैर लाभकारी संस्था अस्थमा एंड लंग्स यूके के अध्ययन के अनुसार महिलाओं में कुछ हार्मोन्स के चलते यह बीमारी गंभीर हो सकती है। हालांकि लिंग संबंधी विभिन्नता वाली फेफड़ों की इस बीमारी पर और शोध किए जाने की ज़रूरत है। अस्थमा रोग श्वास नलिका के संकरा होने, उसमें सूजन और ज़्यादा बलगम बनने की वजह से होता है। इसके चलते सांस लेने में कठिनाई होती है। हर व्यक्ति में अस्थमा के अलग अलग लक्षण होते हैं। शोध के अनुसार दुनिया भर में 13.6 करोड़ महिलाएं अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। लंग्स एंड अस्थमा संबंधी इस शोध के निदेशक डॉक्टर सामंथा बालकर ने बताया कि बचपन में लड़कों में अस्थमा बीमारी ज़्यादा गंभीर होती है, जबकि इसकी उलट लड़कियों में युवावस्था में अस्थमा के ज़्यादा गंभीर होने का खतरा पाया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं में अस्थमा के गंभीर होने के कारण को जानने के लिए और शोध किए जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ वीकली क्विज और न्यूज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हरिओम।